नमस्कार दोस्तों, आज के किस्सा गोई के शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत दिलचस्प मगर थोड़ी सी मिस्टीरियस कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक या उन्वान है रेडियो और इस कहानी की लेखिका हैं जिया प्रसाद। दीजिए कहानी शुरू करते हैं। बात तब की है जब घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मनोरंजन के साधनों में रेडियो की एक खास जगह हुआ करती थी। घर में एक शख्स थे जिन्हें टीवी देखने का शौक तो नहीं था, पर रेडियो सुनने का बड़ा चस्का था। उम्र यही कोई 50 या उसके आसपास रही होगी। दरअसल पिताजी दिल्ली में 80 के दशक के अंतिम सालों में आए और आते ही थोड़ी खोजबीन के बाद एक कंपनी में काम पर लग गए। उनकी उस समय तनख्वाह 175 रुपये तय हुई। ओवर टाइम मिलाकर 200-250 तक मिल जाया करते थे। कुछ वक्त तक शहर में ठिकाना खोजने की जद्दोजहद जारी रही, पर कुछ ही समय में कंपनी के पास ही एक कमरा किराए पर उन्हें मिल गया। धीरे धीरे पिताजी ने खुद से पकाकर खाने के लिए कुछ बर्तनों और स्टोव का इंतजाम किया, बाद में बाकी सामानों का। पिताजी को फिल्मों का बहुत शौक तो नहीं था, पर हाँ, खबरों को जानने की दिलचस्पी लगातार बनी रहती थी। सो कुछ ही महीनों की बचत से 100 रुपये या आसपास की कीमत का एक मर्फी रेडियो ले आए। ऑफिस के बाद के समय में परदेश में यही एक उनका सच्चा साथी था। काम से लौटने के बाद जब बदन टूट रहा होता, तब रेडियो चला लेने के बाद वे उसे सुनने में पूरी तरह तल्लीन हो जाते थे और उसी धुन में बाकी काम भी पूरे कर लेते थे। इस रेडियो से ही वे अपने आप को अपडेट भी रखते थे। कुछ ही वर्षों में कलकत्ता में रहने वाले बड़े पापा यानी कि मेरे पिताजी के बड़े भाई दिल्ली पिताजी के पास आए और यहाँ की आबो हवा के शिकार हो गए। उनको यहाँ का माहौल इतना पसंद आया कि वे वापस कलकत्ता गए ही नहीं। कुछ ही समय बाद मैं और माँ भी इसी शहर में बसने आ गए। अब दिल्ली सपरिवार रहने की जगह बन गई थी। बड़े पापा को अचानक एक बीमारी ने आ घेरा, सो वह ज्यादातर अपना समय घर में ही बिताने लगे। इसलिए पिताजी ने अपना प्रिय रेडियो बड़े पापा को ध्यान बांटने के लिए तोहफे के शक्ल में पेश कर दिया। पहले पहल तो उन्हें रेडियो अपने एकांत का जोरदार उल्लंघन लगा, पर जब उसे एक बार चालू किया तो फिर कुछ नहीं बोले और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लिया। बड़े पापा को देखो तो लगता था कोई सूफी दरवेश हैं। ज्यादा बोलते नहीं थे, कभी उन्हें किसी बात पर बहस करते हुए नहीं देखा। जो रुपया कमाया उसे घर के लोगों पर ही भरपूर खर्च किया। किसी से उम्मीद रखना भी वे नहीं जानते थे। किसी भी चीज पर वे न तो कभी उत्तेजित होते थे, न किसी ने उन्हें कभी बहस और गुस्सा करते हुए देखा। इस दुनिया के तो वे लगते ही नहीं थे। जब वे बीमार पड़े तब भी उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं थी। उन्हें मृत्यु भी बड़ी शांति से दस्तक दे गई थी। किसी तरह का शोर उनके अंदर महसूस नहीं किया गया। उन्होंने अपने लिए एक अलग कमरे की मांग की थी, सो उन्हें हरे पर्दे वाला कमरा दिया गया जो छत पर अपने आप में अकेला ही रहता था। अब उस कमरे के साथ ही बड़े पापा बन गए। हालांकि पिताजी को इसके चलते बहुत मेहनत करनी पड़ी, फिर भी वे खुश थे कि चलो वे और बड़े भाई साथ साथ हैं। उनके इंतकाल से पहले के दिन हमेशा की तरह साधारण तरीके से ही बीता करते थे। उनके रूटीन में अक्सर कुछ किताबें शामिल हुआ करती थी, पर थोड़े वक्त में ही उन्होंने किताबों से रिटायरमेंट ले ली और रेडियो से और लगाव बढ़ा लिया। नाटक, खबरें और हर तरह के कार्यक्रम वे रेडियो पर सुनते थे। रेडियो का रंग पीला था और उसके खटके या बटन बड़े बड़े गोल और काले रंग में थे। उसके दाहिने तरफ एक एंटीना था जिसे अगर उठा दिया जाता तो चैनल जल्दी पकड़ में आ जाते थे। उसमें नीले रंग वाले बड़े बड़े निप्पो कंपनी के सेल डाले जाते थे। इतना ही नहीं, उसमें एक हैंडल भी था जिसे पकड़कर उसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता था। वे रेडियो खास का समय पर सुनते थे, जैसे सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, इसके बाद 3 से 4 बजे तक और फिर रात के 9 से 10 बजे तक। रेडियो की वॉल्यूम बहुत तेज तो नहीं होती थी, पर उसकी आवाज नीचे की कमरों तक आ जाती थी, हल्की मध्यम सी। रेडियो हमारे भी रूटीन का दिलचस्प हिस्सा था, इसलिए हमें भी उसकी आदत हो गई थी। कुछ कार्यक्रम हमें भी अच्छे लगते थे, लगता था कानों का अभ्यास हो रहा हो। रेडियो जब चलता था तभी सभी लोग खामोश होकर सुनते थे।
इसलिए बातों की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सभी इशारे से अपनी ज़रूरत की बात संपन्न कर लेते थे। ऐसा लगता था कि सच में दीवानों के भी कान होते हैं, वह भी मानो साथ साथ रेडियो सुन रही हों। बड़े पापा को इस बात की बखूबी खबर रहती थी, वे ही नहीं सभी रेडियो सुन रहे हैं, इसलिए वो मुस्कुरा दिया करते थे। बार बार चैनल नहीं बदलते थे। जब वे रेडियो सुनते थे तो लगता था जैसे कोई दरवेश अपनी प्रार्थना में लीन है। मेरी उम्र उस समय 13 बरस की रही होगी, इसलिए यादें अभी तक दिमाग और दिल में टिकी हुई हैं। उनकी मृत्यु सुबह सूरज उगाने के बाद हुई। परिवार में सभी को बहुत दुख हुआ। एक जना कम हो गया, या यूं कहें कि वह साधु अब हमारे बीच में नहीं रहा। उनके बाद उनके कमरे में एक भी तब्दीली नहीं की गई। जो चीज जहां रहती थी वह वैसी ही रखी जाती रही जब तक हम वहां किराए पर रहे। उनके कमरे को बाद में मैंने पढ़ने लिखने के कमरे में तब्दील कर लिया था। जब वहां बैठकर मैं अपना काम करती तब ऐसा लगता था कि कोई आसपास ही बैठा है या कमरे में किसी और की भी मौजूदगी है। उनके बाद भी ऐसा लगता था कि वे रेडियो सुन रहे हैं। घर में खालीपन सा जरूर आ गया था। कोई रेडियो भी नहीं सुनता था। सुनने का रस खत्म हो गया था। रेडियो से भी बहुत लगाव नहीं रह गया। उसके प्रति बना आकर्षण लोगों में धीरे धीरे ही सही पर मिट रहा था। और जब मैं पढ़कर थक जाती तब रेडियो को चालू कर अपनी पसंद का कुछ सुनने लग जाती थी। लगभग 2 या 3 महीने बाद अचानक रात को 9 बजे मुझे रेडियो चलने की आवाज सुनाई दी। लगा कोई ऊपर के कमरे में रेडियो सुन रहा है। मैं भागी हुई ऊपर के कमरे में दाखिल हुई। मुझे लगा शायद मैं रेडियो बंद करना ही भूल गई हूं, लेकिन कमाल था, कुछ भी हलचल नहीं थी। पर ऐसा एहसास आया कि कोई अभी अभी यहां आया था। पापा मेरे पीछे पीछे भागे हुए आए और बोले, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। ऐसा लगा रेडियो बज रहा था। पिता थोड़े अचरज में बोले, हमने तो नहीं सुना। मैंने कुछ नहीं कहा और कमरे को चारों तरफ से निहार कर हम दोनों नीचे के कमरे में वापस आ गए। उस दिन मम्मी को किसी रिश्तेदार की शादी के समारोह में जाना था। घर में मुझे अकेला रहना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी थी। हालांकि माँ मुझे साथ ले जाने की जिद पर थी, पर पिता की बात के आगे वे अधिक बोल नहीं पाए। भारी मन से जल्दी आ जाने की बात कह वे चली गई। उस रोज की घटना से मुझे थोड़ी बहुत घबराहट होती थी, पर इतनी नहीं कि डर का खौफ आ जाए। जब घर में कोई न हो तब अपना घर भी चेहरा बदल लेता है। अचानक से लगता है कि कई खिड़कियां दीवारों पर लगी हैं और खूब हवा घर में घुसी आ रही है। मैंने मनपसंद खाना बनाया और उसके बाद नहाने धोने का काम किया। कपड़े धो लेने के बाद जब भीगे बाल खोलकर शीशे में खुद को निहार रही थी तभी कुछ सुनाई पड़ा। एक बार को यह मेरा भ्रम लगा। मैं कंघी बालों में चलाने लगी। तभी मैंने फिर सुना। मैंने न चाहते हुए भी छत के कमरे की तरफ जाने का मन बनाया। छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ते हुए आवाज साफ सुनाई देने लगी। कोई गाना ही चल रहा था। जब कमरे की खिड़की से अंदर झांका तब देखा कि रेडियो कोने में टेबल पर पड़ा चल रहा है। मैं काफी डर गई। तभी मैंने ये जानने की तसल्ली करनी चाहिए कि कोई है या नहीं। खिड़की से सिर्फ एक तरफ मैंने फैसला किया कि मुझे चाबी लाकर दरवाजा खोलना चाहिए। हालांकि मैं इतना डरी हुई थी कि नहाने के बाद भी पसीने से तर थी। हाथ पांव कांप रहे थे। जैसे जैसे बदहवासी में नीचे उतरकर चाबी खोजी। चाबी के मिलने में काफी समय चला गया। आवाज अभी भी मेरे कानों तक आ रही थी। मैंने चाबी का छल्ला लिए फिर सीढ़ी की सीध में डर से देखा। जाने क्या हुआ कि चक्कर आया और मैं धड़ाम से गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तब रात के 11 बज रहे थे। माँ के दबाव में पिताजी ने घर बदलने की सहमति जता दी थी। पिता बोल रहे थे कि जल्दी ही कोई और घर देख लेंगे। इसके बाद मैंने आंख बंद की और करवट बदलकर सो गई। कुछ रोज के बाद एक अजीब हादसा हुआ। रविवार का दिन था। हम सुबह के नाश्ते के लिए बैठे थे, लेकिन इसी बीच छत के कमरे से कुछ गिरकर टूटने की आवाज आई। धड़ाम। हम जल्दी से चाबी के साथ ऊपर गए और कमरा खोला। आनन फानन में जब कोने पर नजर गई तो देखा रेडियो नीचे गिरा हुआ शहीद हो चुका था। उसके अंजर पंजर निकलकर बिखर गए थे। हमें लगा
शायद बिल्ली होगी, पर हम ये जानते थे कि इस मोहल्ले में अभी तक ऐसी कोई बिल्ली नहीं थी जो इस तरह बंद कमरे में घुस जाए। माँ ने कहा कि शायद हवा से गिरा होगा, पर हम यह भी जानते थे कि हवा इतनी तेज नहीं चल रही थी कि रेडियो गिर जाए। हम तीनों ने अपनी अपनी तसल्ली के लिए बहाने खोजे, पर हम तीनों ही के मन में कुछ ऐसा था जिसे हम हर हाल में साझा भी नहीं करना चाह रहे थे। इसके बाद 7-10 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी न तो वो मर्फी का रेडियो भूलता है और न ही बड़े पापा की दरवेश वाली सूरत। दोस्तों, यहाँ ये प्रसिद्ध लेखिका जिया प्रसाद का लिखा हुआ अफसाना समाप्त होता है। अब आप आलोक कुमार को इजाज़त दीजिए। नमस्कार और खुदा हाफिज। हाँ, एक बात और, प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखित कहानियों को सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए प्लीज़। आप अगर किसी और प्रसिद्ध लेखक की कहानी सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।